हाँ जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है सेक्शन 10(10)(b) के अंदर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन क्या है? रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन है एक ऐसा कंपेंसेशन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर सर्विसेज की टर्मिनेशन पे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से रिसीव होता है। ठीक है जी, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का झगड़ा हुआ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर उसका कंपेंसेशन डिक्लेयर्ड हुआ। ठीक है, एम्प्लॉयर ने ये कंपेंसेशन एम्प्लॉय को दिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि मैं इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं जी, टैक्स लगाऊंगा, हमने एग्जम्पशन दे रखी है, एग्जम्पशन है जो सेक्शन 10 के अंदर आ जाता है, इसका मतलब एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर आ रहा है। एग्जम्पशन है, कितने की एग्जम्पशन है? जितना भी अमाउंट रिसीव किया जाएगा उसमें से एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव ₹5 लाख या फिर 15 डेज सैलरी फॉर नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। हर साल की 15 दिनों की सैलरी। अच्छा जी, हर साल की 15 दिनों की सैलरी बेस्ड है रिटायरमेंट से पहले के 3 महीने के एवरेज की सैलरी पे, और यहाँ पे सैलरी के कंटेंट लिए जाएंगे बेसिक सैलरी और डीए फुल। और नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड जो हैं वो 6 मंथ से ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? 6 मंथ से ऊपर जाते ही हमारे पास में पूरा साल काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई? इस तरीके से ये रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन के हमारे प्रोविजन बोलते हैं कि एग्जम्प्ट होगा लीस्ट ऑफ 3, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5 लाख या फिर लास्ट थर्ड वाला पॉइंट। ओके, इसको हमने ग्रेचुटी के अंदर भी किया था, यहाँ पे 10 मंथ्स थे, नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। देखना जी, वीआरएस क्या होती है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर होता है रिटायरमेंट की एज से पहले, लेट्स से रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 ईयर्स है और एम्प्लॉय जो है वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेना चाहता है, यानी कि अपनी इच्छा से, उसको ठीक नहीं लग रहा, वो कहता है कि जी मैं अपना क्या नाम है वॉलंटरीली रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर होना चाहता हूं, तो उस केस में क्या टैक्सेबल प्रोविजन होंगे कंपेंसेशन के, वो हमारे को पढ़ने हैं। यानी कि मान लीजिए वो 54 ईयर्स में रिटायर होना चाहता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया और उसको वीआरएस मिल जाएगी। ऐसा होता है कि हमारे पास सरप्लस ऑफ स्टाफ होता है, जनरली होता क्या है, सरप्लस ऑफ स्टाफ होता है। ठीक है जी, और सरप्लस ऑफ स्टाफ होता है तो हम ना एक स्कीम निकालते हैं, इसको कहते हैं शेक हैंड स्कीम। तो ये एक स्कीम निकाली जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जो इंसान चाहता है वो अपनी इच्छा से वॉलंटरीली रिटायर्ड होने की एज से पहले ही रिटायरमेंट ले सकता है। तो वीआरएस की स्कीम उसके अंदर आती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम उसके अंदर आती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सरप्लस ऑफ स्टाफ हो और उसके बाद में वो लोग वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बोला गया कि सर एग्जम्पशन जो है वो एग्जम्पशन कितनी अवेलेबल है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव और ₹5 लाख, विच एवर इज लेस। ये आगे लिख लीजिएगा, एग्जम्पशन अवेलेबल लीस्ट ऑफ फॉलोइंग टू। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और एग्जम्पशन के साथ में कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखो, सोचने वाली बात है कि एक कंपेंसेशन दी जा रही है, इतना टाइम वो काम कर चुका है, यहां पे उसने ज्वाइनिंग की थी, इतना टाइम वो काम कर चुका है और वो इतना टाइम अभी और काम कर सकता था, इसके आगे वो काम कर सकता था, इसके बीच में ही वो क्या ले रहा है जी? वीआरएस ले रहा है। ठीक है, तो ये कंपेंसेशन कुछ प्रीवियस अमाउंट्स के ऊपर और कुछ फ्यूचर अमाउंट्स के ऊपर जो उसको मिल सकते थे उसके ऊपर बेस्ड है। ये दो कंडीशंस क्या बोलते हैं? कहते हैं कि सर जो वीआरएस का कंपेंसेशन का अमाउंट है वो इसके पुरानी सैलरी के 3 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितने साल इसने काम किया था उतने साल। अब यहां क्या लिखा है? मैंने लिखा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बोला मैंने, और सैलरी बोला, सैलरी क्या? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।
यानी कि उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी जो भी थी, अब सैलरी का मतलब क्या है, ये है बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट और फिक्स कमीशन ऑन सेल्स। रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी जितनी सैलरी थी उसको बेस ले लो, उसका 3 टाइम्स कर दो और नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसके पास्ट अमाउंट के ऊपर बेस्ड एक अमाउंट है। इससे ज्यादा ये कंपेंसेशन नहीं होना चाहिए। जो कंपेंसेशन रिसीव हो रहा है वो इस पास्ट अमाउंट के ऊपर बेस्ड एक अमाउंट के, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। नंबर 2 कहता है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जितना ये रिटायरमेंट के टाइम पे, वीआरएस लेने के टाइम पे सैलरी ले रहा था उसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस लेफ्ट, यानी कि ये फ्यूचर वाले टाइम पीरियड्स कि इस टाइम पे इतनी सैलरी है, मान लो इतनी सैलरी पर मंथ लेता तो इतने साल अभी और काम कर सकता था। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि इसकी वीआरएस लेने के टाइम पे सैलरी जो थी मान लो कुल मिलाकर के हो जाती है 15,000 और ये पर्सन जो है 54 ईयर्स में रिटायरमेंट ले रहा है। अब 54 ईयर्स में रिटायरमेंट ले रहा है, 15,000 पर मंथ इसकी सैलरी थी, तो 6 ईयर्स और काम कर सकता है। अगर नॉर्मल जो क्या नाम है एज है वो 60 ईयर्स है, 6 ईयर और काम कर सकता है। 6 ईयर्स के अंदर हम कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि ये पर मंथ सैलरी है। ठीक है जी। तो 72 मंथ्स की सैलरी ये और ले सकता था, अभी वो वाला अमाउंट फ्यूचर में ये रिसीव कर सकता था। तो फ्यूचर में जो अमाउंट रिसीव कर सकता था या पास्ट में जो अमाउंट इसने रिसीव किए, ये कंपेंसेशन इन दोनों अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 5 लाख विच एवर इज लेस। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अगर नहीं आई है तो पूछिए दोबारा। सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ जी सर, पूरा का पूरा सर दोबारा रिपीट कर देता हूं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर कंपेंसेशन दी जा रही है एम्प्लॉय को और उसका टैक्स ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि सर वीआरएस की स्कीम के अंदर आपको जो कंपेंसेशन दी जाएगी, लेट्स से उन्होंने कंपेंसेशन दी 12 लाख रुपीस, ठीक है। अच्छा एग्जाम्प्ट कितना हो सकता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 5 लाख विच एवर इज लेस, यानी कि 5 लाख माइनस करो और 7 लाख रुपया टैक्सेबल कर दो। ठीक है, ये तो नॉर्मल रूल। लेकिन ये बोला गया कि जो कंपेंसेशन है ना, ये कुछ पास्ट के अमाउंट जितने टाइम उसने काम किया है और कुछ फ्यूचर के अमाउंट के ऊपर बेस्ड है कि भाई इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना हम इसको कंपेंसेशन का नाम नहीं देंगे। कंपेंसेशन नहीं होगी तो फिर एग्जम्पशन के रूल नहीं लगेंगे, ये बोला गया। हाँ जी, पास्ट ईयर के ऊपर बेस्ड जो है हमारे पास में, पास्ट ईयर्स के ऊपर बेस्ड एक अमाउंट और फ्यूचर ईयर के ऊपर बेस्ड एक अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता ये कंपेंसेशन, ये बोला गया। सिंपल सी बात, ठीक है। तो पास्ट ईयर के बेस्ड के ऊपर अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, पास्ट ईयर्स के ऊपर हमने कहा 3 टाइम्स आपको क्या करना है, सैलरी लेनी है। जब ये रिटायरमेंट ले रहा है ना, जैसे ये 15,000 रुपए महीना सैलरी ले रहा था, ठीक है सर, तो मैंने क्या किया 15,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, इनटू कर दिया 3, यानी कि 45,000 हो गया, 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा इसने कितने साल काम किया है, मान लो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने 20 साल काम किया, 20 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, ठीक है जी। अभी कितना आ जाता है 45 इंटू 20, 45,000 इंटू 20, ये अमाउंट आ गया, ये एक अमाउंट आ गया। लेट से ये 20 लाख रुपीज आ गया, लेट से ये 20 लाख आ गया एक मिनट के लिए, ठीक है। और फ्यूचर में ये कितना अमाउंट रिसीव कर सकता था, फ्यूचर में ये अमाउंट रिसीव कर सकता था, ये कैसे निकालेंगे, इसकी सैलरी पर मंथ लेनी है और उसको नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट, यानी कि जितने
महीने अभी बाकी थे उससे पहले इसने रिटायरमेंट ले ली है, उससे मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि 15,000 को मैंने क्या कर दिया, 72 महीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माना कि इसने जो वीआरएस ले ली वो 54 की एज में ले ली, और नॉर्मल रिटायरमेंट, इसकी रिटायरमेंट कितने एज में थी, 60 ईयर्स में थी। तो डिफरेंस कितना हुआ, 6 साल पहले ले ली ना इसने, 6 साल अभी और भी काम कर सकता था। तो 6 साल में ये कितनी सैलरी कमा सकता था, 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 72 मंथ्स में कितनी सैलरी कमा सकता था। ये जो भी अमाउंट आ गया, ये जो भी अमाउंट आ गया, ठीक है जी, इन दोनों अमाउंट से ज्यादा कंपेंसेशन नहीं होना चाहिए, तो हमारे को ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। यानी कि एग्जम्पशन मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 5 लाख। इन दोनों अमाउंट्स को एग्जम्पशन के लीस्ट अमाउंट में इंक्लूड मत करना, ठीक है जी, समझ में आई मेरी बात? यस सर। यस सर, आगे। यस सर। तो मतलब यही है कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी हमको एग्जम्पशन मिलेगा। जी जनाब, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड्स। देखो जी, सबसे पहले प्रोविडेंट फंड क्या है। एम्प्लॉयर कहता है कि मैंने एम्प्लॉय के लिए एक पिगी बैंक बना दिया है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों इसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन निकाल कौन सकता है, सिर्फ एम्प्लॉय निकाल सकता है। प्रोविडेंट फंड है, एक फंड है हमारे पास में, ठीक है, उसको प्रोविडेंट फंड कहा जाता है जब उसको कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड की कंसेंट मिल जाती है। और प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहा जाता है जब इसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की कंसेंट मिल जाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रोविडेंट फंड वो है जिसको कंसेंट मिली होती है कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड की, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो तब बनता है जब उसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी अप्रूव कर देता है। यानी कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर प्रोविडेंट फंड को अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहते हैं, क्योंकि इसको रिकॉग्निशन चाहिए होती है हमारे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की, ठीक है जी। अच्छा, ये तो थी नॉर्मल सी बात। ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है कि मान लो एम्प्लॉयर ने एक पिगी बैंक बनाया एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, मान लो 1 मिनट के लिए। पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए ना पिगी बैंक बनाया एक, ये लो सर, ये मैंने आपके लिए बनाया है। ये किसके कब्जे में है, ये एम्प्लॉयर के कब्जे में है। इसमें एम्प्लॉयर भी डाल रहा है, इसमें एम्प्लॉय भी डाल रहा है। अब जब देने का टाइम आया ना, तो इसको एम्प्लॉयर ने हड़प लिया, इसको एम्प्लॉयर ने हड़प लिया कि नहीं, किसी ना किसी बहाने से अपने पास रख लिया, ठीक है। इस चीज को कौन बचा सकता है, अगर, या फिर अगर एम्प्लॉयर झूठ बोल दे कि ऐसा कोई फंड था ही नहीं, तो फिर कैसे पता लगेगा। तो ये फंड था, ये पिगी बैंक एग्जिस्टेंस में था, अगर इसको कोई पर्सन देख ले तो। अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि मैंने कोई चीज देखी ही नहीं, तो मैं उसकी गवाही कैसे दे सकता हूं। तो सबसे पहले ये एक नॉर्मल फंड था, और इस नॉर्मल फंड को अगर हम कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड की स्कीम से अप्रूव्ड करा लेते हैं, यानी कि हम दिखा देते हैं किसको, कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड को, तो क्या अब एम्प्लॉयर
कह सकता है कि नहीं ऐसा कोई फंड ही नहीं था? नहीं। तो कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड ने इस नॉर्मल फंड को प्रोविडेंट फंड बना दिया, और आगे चल करके अगर हमने इसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से भी अप्रूव्ड करा लिया तो ये प्रोविडेंट फंड अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बन चुका है। ये बताया मैंने। अच्छा जी, ठीक है सर, कोई नहीं पूछेगा हमारे से इस बारे में। हमारे से तो सिर्फ टैक्स प्रोविजन पूछे जाएंगे, क्योंकि हम टैक्सेशन का पेपर देने जा रहे हैं, लॉ का थोड़ी देने जा रहे। मतलब लॉ का देंगे तो लॉ में लिखेंगे। ये कहानियां मत लिखाना कोई तुमसे टैक्स ट्रीटमेंट पूछे तो। अब प्रोविडेंट फंड कितने तरीके के होते हैं? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो मैंने अभी आपको बताया, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो कि एक नॉर्मल प्रोविडेंट फंड होता है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो ये तीनों है ना, ये तीनों एम्प्लॉयर के साथ में बन रहे थे और उसके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट थे, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट थे, क्योंकि ये तीनों उसको कहां मिलते हैं? रिटायरमेंट पे मिल जाते हैं। अब ना ये एक तरीके की सेविंग है, लेकिन हम कितनी भी सेविंग कर लें हमारा मन नहीं भरता। हम कहते हैं नहीं यार एक और सेविंग का ऑप्शन ले लेते हैं। तो एक पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयर से अपार्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर उसने एक और फंड मेंटेन कर लिया, और उसका नाम था पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहां पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर ही नहीं है। नहीं, एम्प्लॉयर तो है। तो ये अपने एम्प्लॉयर से अलग उसने एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल लिया, एक बैंक में अकाउंट ओपन करके। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड उसने। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोई भी खोल सकता है, ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय, एक सैलरीड क्लास पर्सन अपने एम्प्लॉयर से अलग होकर के ही खोलेगा। एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी खोल सकता है। अगर बिजनेसमैन होगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, और अगर वो एम्प्लॉयड पर्सन होगा तो उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। बात समझ में आई? यहां पे इंसान का, सिर्फ पर्सन का कंट्रीब्यूशन है, पर्सन का कंट्रीब्यूशन है पीपीएफ में। पर्सन अपने बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो बिजनेसमैन हो और चाहे वो सैलरीड क्लास पर्सन हो। सैलरीड क्लास पर्सन भी होगा तो वो एम्प्लॉयर नहीं डालेगा उसमें, वो अपने एम्प्लॉयर को बाउंड नहीं कर सकता कि आप भी डालो इस गुल्लक में पैसा। समझ में आई बात? तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 4 प्रोविडेंट फंड थे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जम्प्ट है। और वैसे भी सोच करके देखो, 1 मिनट के लिए सोचो, मैं अपने बिहाफ पे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, क्या ये मेरे सैलरी के हेड में आना चाहिए? हाँ या ना? नहीं सर, बेनिफिट है ही नहीं मेरे लिए। बेनिफिट है ही नहीं, बिल्कुल सही बोला सृजन। कहता सर सैलरी के हेड में तो वो होता है जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव हुआ हो। ये तो आप से आप ही को रिसीव हो रहा है ना, तो ये सैलरी के हेड में आना ही नहीं चाहिए। ओके, फिर भी यहां कुछ लिखा है, क्या लिखा है? गोली मारो, अभी नहीं देखेंगे। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात को लेकर के चलना है कि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन shall not considered as content of salary as it's not a benefit, क्योंकि वो अपने बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट के लिए खुद ही पैसे जमा कर रहे हैं। तो यहां पे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मान लिया मैंने इसके आगे डैश 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 लगाया हुआ, सैलरी के हेड में ही नहीं आना, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा ठीक है सर। अब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में बिल्कुल एग्जम्प्ट है। कितना अच्छा लगा सुन करके कि फुल्ली एग्जम्प्ट है। हाँ सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है जी। अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉयर की सैलरी नहीं होती, एम्प्लॉयर के तो प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं एग्जम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी। सर यहाँ सैलरी का क्या मतलब है? यहाँ सैलरी का मतलब है सर बेसिक सैलरी, यहां लिख देता हूं डीए रिटायरमेंट और फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है जी, इतने तक एग्जम्प्ट है। ओके सर। अच्छा, यूआरपीएफ क्या कहता है जी? कहता है टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जम्प्ट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट। और पीपीएफ के अंदर, सर पीपीएफ के अंदर तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल हो गया ना। ठीक लिखा है ना, गलत तो नहीं लिखा? बात समझ में आई कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? भाई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वैसे ही सब कुछ एग्जाम ही होता है, हमने यही देखा अभी तक भी ज्यादातर केसेस में, तो ये एग्जाम। आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम। और सैलरी का मतलब क्या है जी? बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट और फिक्स कमीशन ऑन सेल। अभी प्रैक्टिकल करवाता हूं इसका। ठीक है जी। और फिर यूआरपीएफ ये फुल्ली एग्जाम। ठीक है जी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। और पीपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता, बात ही खत्म हो गई। अच्छा जी, ठीक है सर। नेक्स्ट एक बात बताओ, किसी बैंक में तुम पैसा डालोगे या कहीं पे कोई एक्मुलेटेड अमाउंट होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो जनरेट होगा ना? हाँ तो बिल्कुल होगा सर। तो हम कहते हैं कि सर ये जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन थे जहां पे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं ये इंटरेस्ट जनरेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एसपीएफ के केस में फुल्ली एग्जाम। लो जी, ऊपर वाला भी एग्जाम, नीचे वाला भी एग्जाम। अच्छा ठीक है। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में 9.5% तक एग्जाम। यानी कि अगर आपको बैंक 10% दे रही है तो टैक्सेबल कितना हुआ? 0.5%। ठीक है सर। यूआरपीएफ के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्मुलेटेड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल एज अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये टैक्सेबल है। कौन सा वाला पोर्शन? यूआरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो क्या होगा सर? वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं फिलहाल में। ठीक, चलो इस चीज को छोड़ो, मैं ये कहता हूं सर टैक्सेबल। ठीक है जी, जितना भी अमाउंट जो है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट एक्मुलेट हुआ है, एक्मुलेटेड बैलेंस के ऊपर, एक्मुलेटेड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी पिछले साल का और इस साल का भी जितना भी इंटरेस्ट है, ठीक है जी, वो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। किसमें? यूआरपीएफ में। यानी कि इंटरेस्ट टैक्सेबल है। ठीक है जी। पीपीएफ के अंदर फुल्ली एग्जम्प्ट है। अच्छा, बस इतना ही याद रखना है। ये विड्रॉल अभी छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है अभी। पहले एक काम करते हैं, इधर आओ एक क्वेश्चन लिखते हैं। मिस्टर एक्स रिसीविंग क्वेश्चन में दिया हुआ है मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी ₹15,000 पर मंथ। ठीक है जी, ₹15,000 पर मंथ। 2,000 डीए था, 30% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट था। फिक्स कमीशन ऑन सेल्स थी 2% और सेल्स थी
20 लाख रुपए की। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपए मिल रहा था एक बच्चे के लिए, और मिस्टर एक्स ने कंट्रीब्यूट किया 30,000 रुपए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और इसके एम्प्लॉयर ने सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% मिला। ठीक है जी, ये हमारी सैलरी डिटेल 12,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों का, 15,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों का 1,80,000। डीए फुली टैक्सेबल होता है, 2,000 मिला था, 24,000 रुपए फुली टैक्सेबल। फिक्स कमीशन ऑन सेल्स 20 लाख की सेल के ऊपर 2% कमीशन 40,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपए मिला एक बच्चे के लिए 12 महीनों तक, एग्जम्प्ट होगा 100 रुपए एक बच्चे के लिए 12 महीनों तक, 2,400 रुपए आउटर कॉलम में आ गए। 2,400 रुपए आया, हाँ 2,400 रुपए आया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। पहले तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल होगा नहीं, क्योंकि वो सैलरी का कंटेंट ही नहीं है, क्योंकि खुद के लिए जो चीज की होती है वो थोड़ी ना सैलरी का पार्ट होती है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना, 30,000 रुपए। अच्छा, अब ये एग्जम्प्ट कितना होता है आरपीएफ के केस के अंदर, 12% ऑफ सैलरी तक। सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी, डीए, रिटायरमेंट और फिक्स कमीशन ऑन सेल्स। तो 1,80,000 डीए रिटायरमेंट 30% था ना, तो 24,000 का 30% 7,200 हो गया, और फिक्स कमीशन ऑन सेल्स 40,000, तो 2,27,200 की सैलरी थी। इसका 12% हमने लिया 27,264 रुपए, इसको एग्जम्प्ट किया, आउटर कॉलम में रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल आ गया। अब बैंक ने इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया, इंटरेस्ट दिया 12%, तो 30,000 रुपए का 12% तो रिसीव हुआ है 3,600, जबकि एग्जम्पशन के रूल कहते हैं 9.5% तक एग्जम्प्ट है, तो 30,000 रुपए का 9.5% 2,850 एग्जम्प्ट हो गया, और आउटर कॉलम में 750 टैक्सेबल अमाउंट आ गया। और ये हमारी सब कुछ ऐड करने के बाद में ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखो शुरुआत में मैंने ना एक पॉइंट कटवा दिया था तुम्हारे से, ये वाला, कि ये तो सैलरी नहीं है। हाँ ठीक है, ये सैलरी नहीं है, लेकिन ये इसके रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन, सुनो ध्यान से सुनो, सेक्शन 80C क्या कहता है। वैसे ये डिडक्शन जब आएगा तब पढ़ाऊंगा मैं दोबारा से, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूं। वैसे तो सेक्शन 80C बहुत कुछ कहता है। सेक्शन 80C कहता है कि अगर कोई पर्सन खुद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लेने का अधिकार है अप टू ₹1,50,000। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 30,000 रुपए, है ना। तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी आई थी, एक सेकेंड, ये हमारी ग्रॉस सैलरी आई थी। अब मान लो कि हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निल है, मतलब मान लो यही माइनस करके यहां पे कुछ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस करके, वो भी मैं सिखाऊंगा, हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाए। जो भी अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और नेट टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है जी, ये सब कुछ आ जाएगा। ये डिडक्शंस क्या आती है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ये डिडक्शंस क्या आती है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, हमने नेट टैक्सेबल सैलरी निकाल ली,
और हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब कुछ ऐड कर दिया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हमारे को डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार है, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हमारे क्वेश्चन में कितना है, 30,000 रुपीज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, 80C की डिडक्शन मिल जाएगी और रिमेनिंग अमाउंट पे नेट टैक्सेबल इनकम ये हमारे पास में आ जाएगा। तो ये हमारी सैलरी का पार्ट नहीं था, डिडक्शन का पार्ट था, फिर भी क्योंकि लिखा था तो मैंने बता दिया आप लोगों को। समझ गया सर, मतलब वो जो जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा वो आफ्टर ऑल डिडक्शन में चल जाएगा 80C हाँ के जी, अंदर। उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, देखना जरा, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम सैलरी इनकम। सैलरी इनकम में से मतलब हम क्या करते हैं, ग्रॉस टोटल सैलरी आ गई ना हमारी, सारे कंटेंट ऐड करने के बाद। तो हमने अभी बोला था ना कि डिडक्शन दिखाऊंगा तुम्हारे को, ये सेक्शन 16 की ये वाला पोर्शन, यानी कि जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 24 होता है, ऐसे ही सैलरी के अंदर सेक्शन 16 है, उसकी डिडक्शन मिलती है। और एक 80C की डिडक्शन होती है जो कि ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती है। यानी कि 80C की डिडक्शंस या फिर सेक्शन 80 की डिडक्शंस जो होती है ना, वो ग्रॉस टोटल इनकम पे मिलती हैं, और 16 सेक्शन की डिडक्शन सैलरी इनकम पे मिलती है। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर सेक्शन 24 की मिलती है। अच्छा सुनो, क्या कहती हैं ये डिडक्शन, आ जाओ जी। सबसे पहले तो कहते हैं जी स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, सेक्शन 16 की सबसे पहली डिडक्शन जो है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कहते हैं किसी भी पर्सन की जो इनकम है, सैलरी इनकम है, उसके ऊपर उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ₹50,000, मेक इट 50,000, ₹50,000, और अमाउंट ऑफ सैलरी इज डिडक्टेबल फ्रॉम सैलरी इनकम। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ सैलरी इज डिडक्टेबल फ्रॉम, चलो इसको काट दो, इसको हटा दो, तो ऐसा लिख लो, लोअर ऑफ, इन दोनों में से जो छोटा होगा, क्या छोटा होगा, या तो ₹50,000 या फिर अमाउंट ऑफ सैलरी। तो जो भी उसका क्या नाम है छोटा होगा, उनमें से उतने की हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, 50,000 रुपए तक मतलब सबको मिलेगी, किसी की 2.5 लाख होती है, किसी की 1.25 लाख आती है, तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे को मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा, एक अलाउंस आपने देखा होगा अपने अलाउंसेस की लिस्ट में, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस देखा होगा। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस क्यों दिया जाता है भाई, एक बात है, आप मान लीजिए मेरे एम्प्लॉई हैं, अच्छा मान लो एक चेयरपर्सन का रूम है और रिसेप्शन है, तो कोई भी पर्सन आएगा सीधा मुंह उठा करके चेयरमैन के कमरे में घुस जाएगा। आप स्कूल कॉलेज में जाते थे, सीधा चले जाते थे प्रिंसिपल ऑफिस में, डायरेक्ट एंट्री होती थी आपकी? नहीं, पहले रिसेप्शन पे बताना पड़ता था, रीजन क्या है, मीटिंग फिक्स होती थी, अपॉइंटमेंट फिक्स होता था, उसके बाद में। तो हर बिजनेस के अंदर ऐसे ही होता है। अब सोचो, मान लो 1 मिनट के लिए इंस्टीट्यूट पे आपके पेरेंट्स आए, हमारे रिसेप्शन की तरफ से कुछ खर्चा किया जाता है, कुछ चाय कुछ समोसे ऐसे मंगाए जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर वो एम्प्लॉय जो रिसेप्शन पे ये सारे खर्चे कर रहा है, ठीक है जी, मैनर्स कहते हैं, गुड मैनर्स कहते हैं, अगर ये खर्चे कर रहा है, अगर यही पूरे दिन खर्चे करता रहेगा तो उसकी तो सैलरी सारी की सारी सैलरी चली जाएगी। तो एम्प्लॉयर क्या कहता है अपने एम्प्लॉय को, आप मेरे बिजनेस में मेरे कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए आपके कुछ खर्चे लग रहे हैं,
तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट अलाउंस आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन जाएगा एज अ पार्ट ऑफ अलाउंसेस। देखो ये क्या लिखा है, इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम एंड देन डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 16। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि अलाउंस है ना इसलिए। अच्छा जी, पूरा का पूरा। और फिर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जम्पशन मिलेगी, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो उसके लिए सेक्शन 16 की ये डिडक्शन अवेलेबल है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना अमाउंट तक एग्जम्प्ट होगा, जो आपने रिसीव किया उसमें से आप माइनस करते हैं लीस्ट ऑफ टू। क्या, नंबर 1 ₹5,000 और नंबर 2 ये पर एनम है जी, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंस इररिलेवेंट, और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो डिडक्शन इज अवेलेबल, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 1,000 रुपए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और मिल रहा है 7,000 रुपए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो हम क्या कहते हैं, यहां पे एग्जम्पशन है, यहां सॉरी एग्जम्पशन कह रहा हूं, यहां पे डिडक्शन है। यहां पहले ऐड होगा अलाउंसेस के नाम पे और बाद में डिडक्शन मिल जाएगी लीस्ट ऑफ फॉलोइंग टू, और यहां पे ऐड तो होगा अलाउंसेस के नाम पे लेकिन डिडक्शन नॉट एप्लीकेबल। समझ में आई बात, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये लिखा हुआ नीचे, एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। मिस्टर डी is a government employee, gets 20% per year entertainment allowance, out of which he spent ₹2,000 for official duty and 3,200 for personal purpose and save the balance 14,800। तो क्या सोचने वाली बात है कि ये इंफॉर्मेशन काम की है कि ही स्पेंड सो एंड सो अमाउंट ऑफिशियल पर्पस पर्सनल पर्पस, नहीं जी नहीं, हमारे लिए तो इररिलेवेंट है, गुमराह करने के लिए बताया गया। अब उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, बोला गया बेसिक सैलरी उसकी थी 60,000 रुपीज पर एनम। ठीक है जी, ओके। तो हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस 20,000 रुपए रिसीव हुआ है, ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन जाएगा, और क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इसलिए इसको लीस्ट ऑफ टू shall be exempt। नंबर 1 ₹5,000 और नंबर 2 इसको हटा देंगे हम यहां से। ठीक है जी, ₹5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी थी उसकी, 60,000 थी ना, तो 60,000 का 20% कितना हो गया, मेरे ख्याल 12,000 हुआ है ना। यस सर। हाँ, यहाँ गलती से 8,000 छपा हुआ है, ये 12,000। ओके, 12,000 रुपए। तो 12,000 या 5,000 विच एवर इज लेस, सर 5,000 डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ओके। तो हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल किस तरीके से होगा, ये टैक्सेबल इस तरीके से होगा कि ऊपर ऐड तो हो जाएगा पूरा का पूरा 20,000, लेकिन नीचे डिडक्शन मिलेगी सिर्फ 5,000 रुपए की। तो बेसिकली टैक्स कितने अमाउंट के ऊपर लगा, 15,000 पे लगा। अच्छा जी, एक और है हमारे पास में प्रोफेशनल टैक्स, इसको हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं, इसको हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं।
प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एंड नहीं और। ठीक है जी। अब प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया जाता है is an obligation of employee to pay to government। ठीक है जी। तो प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स किसकी ऑब्लिगेशन है? एम्प्लॉय की है, पे करने के लिए टू गवर्नमेंट। और यहां पे एक और पॉइंट लिख लो कि गवर्नमेंट कैन चार्ज अप टू 2500 पर एनम ओनली। यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयड होने की वजह से, रोजगार के साधन मिलने की वजह से एम्प्लॉयमेंट टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि 2500 रुपए पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकता। 750 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 2500 से ज्यादा नहीं हो सकता। किसकी ऑब्लिगेशन है? एम्प्लॉय पे करेगा। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है सर, ओके। अब टैक्स ट्रीटमेंट क्या कहते हैं? टैक्स ट्रीटमेंट कहते हैं एम्प्लॉय पेइंग एम्प्लॉयमेंट टैक्स टू गवर्नमेंट कैन get benefit of section 16 III। ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। यहां पे एक और बात लिखी हुई है कि एनी टैक्स पेड बाय employer on behalf of employee shall be part of gross total salary of employee as obligation of employee met by employer। ये एक पर्क का नाम है, कैश परक्यूजिट होता है, एज अ परक्यूजिट। ठीक है जी। कौन सा परक्यूजिट? ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। आ जाओ जी, समझ लेते हैं इस चीज को। मान लो एम्प्लॉयमेंट टैक्स था 2100 रुपए, इसमें से ऑन एम्प्लॉय, इसमें से 1500 रुपए पेड बाय एम्प्लॉयर, फॉर एम्प्लॉय। ठीक है जी। और रिमेनिंग कितने बच गए? 600 रुपए पेड बाय एम्प्लॉय। तो जब हम लिस्ट बना रहे होंगे ना, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, परक्यूजिट, तो उसमें एक पर्क आ जाएगा, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स
जो पे किया है एम्प्लॉयर ने, तो ऊपर 1500 रुपए ऐड, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाएगी, बाद में डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16। ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कितनी, जितना टैक्स एम्प्लॉय के नाम पे भरा गया है वो टोटल कितना, 2100 रुपए। फिर नीचे नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। बात समझ में आई? ये लिखा हुआ है। और अगर सारा का सारा, अगर मान लो केस 2 ये होता, केस 2 ये होता कि फुल अमाउंट ऑफ 2100 पेड बाय एम्प्लॉय, ये केस 2 होता, ये केस 1 था। तो यहां पे फोर्थ अमाउंट के अंदर क्या आ जाता, नील, और यहां पे हमारी ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाती, और नीचे 2100 रुपए माइनस हो जाते, नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाती। बात समझ में आई? तो डिडक्शन तो पूरी की पूरी मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई टैक्स पे कर दिया, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो वो ऐड हो जाएगा उसकी ग्रॉस सैलरी में एज अ बेनिफिट, एज अ परक्यूजिट। बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। सर एक बार ये इसको लो, लिखने इसको के लिए नोट करो।